नमस्कार, वेलकम। आज हम फास्टिंग के विषय पर बात करने वाले हैं और कैसे फास्टिंग हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, हमारी हेल्थ में किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ वेरियस टाइप्स ऑफ फास्टिंग पे हम बात करेंगे और किस प्रकार से ये हमारी बीमारियों में, हमारी हेल्थ के रिजुविनेशन में किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है। उन सारी बातों पे, किस प्रकार की फास्टिंग होनी चाहिए, क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए और क्या रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं है, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। सो आज का टॉपिक है फास्टिंग। फास्टिंग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इस दुनिया में जितने भी पशु प्राणी हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं, सबसे पहली बात आप लोगों को ये जाननी चाहिए कि हम सभी लोग स्टारवेशन के लिए डिजाइन हुए थे, भूखे रहने के लिए डिजाइन हुए थे। रोज, दिन भर, दिन में तीन तीन बार, दिन में पांच पांच बार खाना खाने के लिए हम डिजाइन नहीं हुए थे। तो जंगल का राजा शेर होता है और शेर भी जो है उसको भी रोज खाना नहीं मिलता। इस धरती पे रहने वाले तमाम तमाम पशु प्राणी, जितने भी बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं, ये सभी लोग केवल भूख लगने पर खाना खाते हैं, भूख लगने पर मेहनत करते हैं, खाने की खोज करते हैं। और खोज करने के बावजूद भी खाना मिले न मिले इसकी गारंटी नहीं होती। और इसका साफ मतलब है कि हम सभी जीव जंतु इस धरती पे भूखे रहने के लिए, स्टारवेशन के लिए डिजाइन हुए थे। कभी कभार भूख लगने पर खाना खाने के लिए डिजाइन हुए थे। और इस धरती पे आज केवल एक हम इंसान है जो दिन भर खाते रहते हैं। और इसीलिए आज इस धरती पे रहने वाले सभी जीवों में सबसे ज्यादा बीमार अगर कोई है तो वो हम इंसान है, हम मनुष्य की प्रजाति है। राइट। सो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि कैसे फिर से हम अपने लाइफ में फास्टिंग को ला सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हमें इससे मिल सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ये सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स, सारे पशु प्राणी जब भी बीमार पड़ते हैं तब भी ये खाना रोक देते हैं। चाहे वो हमारे घर के पेट्स क्यों ना हो, हम उनको रोज खाना फीड करते हैं, सुबह से शाम तक खाना प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा एडिक्टिव खाना उनको खिलाते हैं। उसके बावजूद जब ये बीमार पड़ते हैं तो ये खाना नहीं खाते। जब तक ये दोबारा ठीक ना हो जाए, चाहे वो एक दिन हो, दो दिन हो या चार दिन हो, तब तक वो खाना नहीं खाते जब तक वो फिर से ठीक ना हो जाए। सो बेसिकली फास्टिंग इज द अल्टीमेट मेडिसिन। सो हमारे सभी धर्मों में, अगर हम भारत की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, तो उसमें भी ये बात लिखी गई है, लंगनम परमो औषधम। हजारों साल पहले ये बात लिखी गई है कि फास्टिंग जो है वो अल्टीमेट मेडिसिन है। फास्टिंग के बारे में, इट इज टाइम टेस्टेड एंड इट्स बीइंग ऑलरेडी प्रूवन कि हजारों साल से हमारे पूर्वज सभी धर्मों में उपवास करते जा रहे हैं। और सभी धर्मों में, न सिर्फ हिंदुइज्म में नवरात्र और फास्टिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। मुस्लिम में भी फास्टिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। क्रिश्चियंस में लेंट फेस्टिवल आता है, उसमें भी फास्टिंग को एक खास स्थान मिला है। और साथ ही साथ जैनिज्म में भी फास्टिंग को बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। तो थोड़ा विचार कीजिए, क्यों सभी धर्मों ने फास्टिंग को क्यों जगह दी, क्यों स्थान दिया। फास्टिंग जो है वो टाइम टेस्टेड है। हजारों साल से इसकी, लाखों साल से प्रैक्टिस हो रही है। इनफैक्ट मैं आपको ये बता चुका हूं कि हम इंसान जब इन जंगल के हिस्सा थे, तब हम लोग भी स्टारवेशन के लिए, भूखे रहने के लिए डिजाइन हुए थे। इस तरीके से सुबह से शाम तक बार बार खाना खाने के लिए डिजाइन नहीं हुए थे।
सो उसके फास्टिंग के बारे में पिछले 10 साल पहले तक बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं थी, बहुत ज्यादा डेटा नहीं था, साइंटिफिक डेटा नहीं था। वैसे अगर हम बात करें बहुत सारे आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में इसमें बहुत सारा डेटा था। बट ओवरऑल अगर हम बात करें यूनिवर्सली, तो इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई थी। लेकिन 10 साल पहले, पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है। और ऑटोफजी, 10 साल पहले योशिनरी नाम के जापान के एक डॉक्टर ने जब इस पे रिसर्च रिसर्च अपनी प्रेजेंट की, ऑटोफजी के बारे में बताया, तब उनको 2016 में नोबेल प्राइज मिला उस स्टडी के लिए। और उस स्टडी के बाद पिछले 10 सालों में बहुत सारे, लाखों, हजारों नहीं बल्कि लाखों रिसर्च हो रही है फास्टिंग पे, और उसके वेरियस टाइप्स के बेनिफिट्स जो है हमारे सामने आ रहे हैं। सो इट्स बीइंग साइंटिफिकली प्रूवन। अब फास्टिंग की डेफिनेशन क्या होगी, इस पे हम बात करते हैं। सो ये बड़ा मजेदार है। जब पहले के जमाने में हम खाना छोड़ दे, बिना खाने के रहे, तो उसे फास्टिंग कहते थे। यानी खाना बिल्कुल नहीं खाना है, किसी भी प्रकार का खाना नहीं, ना फ्रूट ना वेजिटेबल्स। और वैसे भी अगर मैं बात करूं, तो नेचर में जब हम थे पहले, जब हम कुदरत के साथ थे, तो केवल दो चीजें खाने के लिए डिजाइन हुए थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यही हमारा नेचुरल फूड था, जिसे हम पेट भर के, बिना पकाए, बिना मसाले डाले खा सकते हैं। नेचर में केवल दो ही फूड है जिसको हम एज इट इज खा सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। नेचर में केवल दो ही ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर हमारे मुंह में पानी आता है, और उसका साफ मतलब है कि हम केवल दो चीजें खाने के लिए डिजाइन हुए थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल खा के फास्टिंग कहे, तो ये गलत हो जाएगा। ये फास्टिंग नहीं है, ये डाइटिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारा रियल डाइट है। वो उस पे रह के हम फास्टिंग नहीं कर सकते। सो फास्टिंग का रियल डेफिनेशन जो है, कुछ भी नहीं खाना। फास्टिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी कि कुछ भी नहीं खाना, उसको फास्टिंग कहते थे। लेकिन धीरे धीरे फास्टिंग में भी लोगों ने मिलावट करनी शुरू कर दी। पहले लोगों ने फास्टिंग में फ्रूट्स कंज्यूम करने शुरू किए, फ्रूट्स खाने शुरू किए, उसे कहते हैं फल आहार। और धीरे धीरे इंसान ने फल आहार से आगे बढ़कर फराल करने शुरू किए। फिर क्या था, तली हुई चीजें हमने खानी शुरू की, चिप्स खाने शुरू किए, बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार के जो है व्यंजन बना के खाना शुरू किए, साबूदाना के वड़े खाने शुरू किए, शीरा बना के, अलग अलग चीजें बहुत सारी हमने बनाई। और हर आज ये हाल है कि हर धर्म के अंदर फास्टिंग की डेफिनेशन अलग है। तो सभी धर्मों में फास्टिंग की डेफिनेशन अलग है। कहीं पर नमक खाते हैं, कहीं पर नमक नहीं खाते, और नमक खाते हैं तो सेंधा नमक खाते हैं, और ये सारी बातें अलग अलग हो गई। लेकिन फास्टिंग का रियल मतलब था कुछ भी नहीं खाना, किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन का सेवन नहीं करना। इसी को फास्टिंग कहते थे, रियल फास्टिंग कहते थे। और आज हम लोग अलग अलग फास्टिंग पे बात करेंगे। दैनिक उपवास, डेली फास्टिंग से लेकर वीकली फास्टिंग, मंथली फास्टिंग और ईयरली फास्टिंग, सबके अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। और उन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे कि कैसे हम डेली लाइफ में अपनी फास्टिंग को जगह देकर, स्थान देकर, अपनी हेल्थ में क्या क्या बेनिफिट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ फास्टिंग, क्यों किया जाए फास्टिंग का? मकसद ये होगा कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट इकट्ठा हुआ है, जो गलत खान पान करके, दिन भर खा खा करके हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन हुआ है, बॉडी ठीक से डिटॉक्स नहीं कर पाती, डेली वेस्ट को बॉडी से रिमूव नहीं कर पाती, और वो वेस्ट का जो एक्यूमुलेशन हुआ है उसे रिमूव करना। बहुत सिंपल है ये साइंस। जब आप अंदर डालना बंद करते हैं, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है। और तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जब रेस्ट मोड पे होता है, तो वो ऑटोमेटिकली डिटॉक्स मोड पे चला जाता है।
यानी सफाई का काम शुरू कर देता है। और दोनों काम करने वाला ऑर्गन एक कॉमन ऑर्गन है और उसका नाम है लीवर। इस लीवर को दोनों मेजर रोल हमारे बॉडी के करने पड़ते हैं, एक सफाई भी और दूसरा डाइजेशन भी, पाचन भी। फास्टिंग के और क्या बेनिफिट्स होंगे या क्या पर्पस होंगे? तो हम फास्टिंग करने के बाद पूरी तरह से एक नई एनर्जी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मेंटल क्लैरिटी, बहुत ज्यादा स्टेमिना बढ़ने का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके जितने छोटे मोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से वैनिश हो जाएंगे फास्टिंग के साथ। और फास्टिंग के बाद जो है, लगभग फास्टिंग से हम लगभग 90% बीमारियों को इस धरती पे ठीक कर सकते हैं उपवास करके। और सभी बीमारियों पे फास्टिंग को लेकर अलग अलग रिसर्च हो चुकी है, आप गूगल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी बॉडी को अंदर से रेस्ट देना, ताकि हमारे सारे ऑर्गन्स जो है वो रिवाइटलाइज हो सके, रिपेयर हो सके, हील हो सके और पूरी तरह से फिर से तंदुरुस्त बन सके। इसी के साथ साथ बॉडी में रिपेयर के साथ साथ रीजनरेशन की भी बहुत जरूरत होती है। सो हमारी बॉडी जो है अच्छे तरीके से रीजनरेशन कर सके। ऐसे बहुत सारे हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो काम के नहीं है, उनको रिसाइकल करके दोबारा जो है यूज करना या सही तरीके से उसको सही जगह पे पहुंचाना, ये भी हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। चलिए बात करते हैं बीमारियों की शुरुआत कैसे होती है। हो सकता है आज सुनने वाले लोगों में, हमारी ऑडियंस में ऐसे भी लोग हो जो बीमार हो और ऐसे भी लोग होंगे जो बीमार नहीं है। लेकिन आप सभी लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है जान लेना कि बीमारियों की शुरुआत कैसे होती है। सो सभी बीमारियों का मुख्य कारण जो होता है, शरीर में, बॉडी में सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन का नहीं होना। जब किसी भी जगह पे मोस्टली 90% बीमारियों में जो बीमारी का मूल कारण, रूट कॉज होता है, सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन का या पर्याप्त मात्रा में किसी ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचना। और इसका मेन कारण है शरीर में ब्लॉकेजेस। सो ये एक बड़ा कारण है कि बॉडी में अलग अलग जगह पे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। टॉक्सिन, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बाधाएं बनता है ब्लड सर्कुलेशन के बीच, और धीरे धीरे वहां पड़े पड़े हमें बहुत ज्यादा बीमार बना देता है। राइट। सो सबसे पहला जो कारण है बीमार होने का, ओवर ईटिंग करना। जैसे हमने शुरू में बात की कि हम इतना ज्यादा खाना खाने के लिए डिजाइन नहीं हुए थे। सो बीमारी का सबसे पहला कारण ओवर ईटिंग। और इसीलिए आज हम अगर भारत देश की बात करें तो हमारे यहाँ पे लगभग 60 से 70% लोगों के पेट के मटके बाहर निकले हुए हैं, तोंद बाहर निकली हुई है, और वो भी बिना गुड न्यूज के। और तोंद बाहर निकलने का सीधा साफ सुथरा मतलब है कि हम अपने बॉडी की आवश्यकता से ज्यादा भोजन सेवन करते हैं भारत में, और इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर लोगों की तोंद बाहर निकली हुई है। और साथ ही साथ जितना हम खाते हैं उतना इस्तेमाल नहीं करते। आज से 30-35 साल पहले हमारे पूर्वजों के जीवन में जो परिश्रम था, जो मेहनत थी, आज वो हमारे जीवन में नहीं है। और फिर भी हम अपने पूर्वजों से भी ज्यादा भोजन सेवन करते हैं आज की तारीख में। राइट। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये भी एक बीमारियों का मूल कारण है। नो यूटिलाइजेशन, अगर हम मेहनत ना करें तो भोजन जितना खाया है उतना इस्तेमाल नहीं होगा। और ज्यादा खाने की वजह से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवर बर्डन कर देते हैं, बहुत ज्यादा काम दे देते हैं, और इसीलिए वो एग्जॉस्ट होके डैमेज हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और ठीक से रिपेयर नहीं कर पाते, और फिर ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते। और इसीलिए अलग अलग बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज या बीपी या अलग अलग बीमारियां, जहां पे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स
ठीक से फंक्शन नहीं करते। अगर किसी को थायराइड है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता, तभी इंसान को थायराइड की बीमारी होती है। साथ ही साथ डाइजेशन एंड एलिमिनेशन जो है वो स्लो हो जाना, ये भी एक बड़ा कारण है बीमारियों का। इसी तरीके से ये सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। और आजकल प्रदूषण भी बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है, चाहे वो हवा के प्रदूषण की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें, या खाने पीने को लेकर जितनी मिलावट हो रही है वो प्रदूषण की बात करें, तो हर जगह से प्रदूषण बढ़ते चले जा रहा है। और हमारे बॉडी का डिटॉक्स सिस्टम प्रदूषण के साथ साथ जिस तरीके से वातावरण में हमारे आसपास प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो हमें दिन ब दिन अपनी डाइट को, अपने खाने को और बेहतर बनाना चाहिए। हम बेहतर बनाने की जगह पे बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और दिन ब दिन हम अपने खाने को और ज्यादा डिस्ट्रॉय और ज्यादा डिग्रेड करते चले जा रहे हैं। और इसी प्रकार से धीरे धीरे आज इस धरती पे मनुष्य प्रजाति सबसे ज्यादा बीमार जीवों की लिस्ट में टॉप पर आ चुकी है, और इस धरती के सबसे ज्यादा बीमार जीव हम बन चुके हैं। राइट। सो आगे बढ़ते हैं। हर बीमारी हर बीमारी को ठीक करने की वन रेमेडी, एक रेमेडी जिससे सारी बीमारियां ठीक हो सकती है, आपकी पूरी हेल्थ को हम ठीक कर सकते हैं केवल एक रेमेडी के साथ। और इस रेमेडी में किसी प्रकार का खर्च तो नहीं होगा। उपवास करने में भला किस बात का खर्च, आप बताइए। उपवास करने में इनफैक्ट आपकी सेविंग्स होगी, आपकी बचत होगी, आपका खाना बचेगा, आपका आपकी मेहनत बचेगी, आपके गैस, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी खाने को पकाने के लिए, उसकी भी बचत होगी। सो ये रेमेडी जो है बिल्कुल विपरीत है। हम बहुत ज्यादा खाना खा खा कर बीमार हो चुके हैं, और अब ठीक होने के लिए हमें कुछ समय के लिए खाना रोक देना चाहिए, या खाने के इनटेक को कम कर देना चाहिए डेली लाइफ में। और वो कैसे करेंगे उसमें भी हम बात करेंगे, उस पे हम डिटेलिंग करेंगे। तो बाय रिड्यूसिंग फूड इनटेक हम बात करेंगे डेली फास्टिंग पे भी, वीकली फास्टिंग पे भी, ईयरली फास्टिंग पे भी। सो अलग अलग फास्टिंग के बारे में हम आज बात करेंगे, और किस तरीके से फास्टिंग हमारी लाइफ में बेनिफिट दे सकता है इस पे हम आज पूरी तरह से विस्तार में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फास्टिंग। सो फास्टिंग मुख्य तौर पे दो प्रकार के होते हैं, एक एयर फास्टिंग और दूसरे नंबर पर है वाटर फास्टिंग। पानी पे पानी पीकर उपवास किया जाए, पानी को ही भोजन बना लिया जाए, और जितनी बार दिन में भूख लगे, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों वक्त केवल पानी पिया जाए पेट भर के, और वही हमारा भोजन बन जाए कुछ समय के लिए, इसे भी फास्टिंग कहते हैं। या फिर बिना पानी के निर्जला उपवास जिसे हम कहते हैं, या एयर फास्टिंग, बिना पानी के भी उपवास किया जा सकता है। इसके अलावा हम अपने डाइट को भी कट डाउन कर सकते हैं, और डाइट कर सकते हैं। मोनो डाइट हो सकता है, किसी ऋतु के अनुसार किसी भी प्रकार के एक फल पे कुछ दिनों के लिए समय बिता के हम मोनो डाइट कर सकते हैं। हमारे पूर्वज, आप सभी लोग जानते होंगे, विज्ञान इसे प्रूव करता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, और बंदर जो थे वो जंगल में जब रहते थे तो उनको जंगल में 56 भोग नहीं मिलते थे। जंगल में जिस फल की सीजन हो, ऋतु के अनुसार जो जंगल में फल लगते हैं पेड़ों पे, वही फल खा के उनको उस सीजन में अपना जीवन गुजारना होता था, उस समय को गुजारना होता था, और उसी से पेट भरना होता था। उनको अगर आम का झाड़ मिल जाए तो वो आम से पेट भरते थे जब तक आम का सीजन मिले चले तब तक। जामुन का पेड़ मिल जाए तो जामुन के पेड़ से जामुन खाकर ही अपना पेट भर लेते थे। सो हमारे पूर्वज जो है वो ज्यादातर मोनो डाइट किया करते थे, वो बहुत ज्यादा वैरायटी मिक्सिंग करके नहीं खाते थे। सो हम डिजाइन हुए थे मोनो डाइट करने के लिए। आप भी कुछ दिनों के लिए मोनो डाइट कर सकते हैं, और जब आप अपनी गाड़ी को
राइट फ्यूल में, राइट वे में चलाएंगे कुछ दिनों के लिए, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, क्या क्या जो है बदलाव होते हैं। इसके अलावा आप जूस डाइट भी कर सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस पे फास्टिंग कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के सीजन की जो सब्जियां होती है, उन सब्जियों के रस पीकर भी आप 2-3 दिन, हफ्ता 10 दिन, या फिर हफ्ते में एक दिन जूस पीकर भी फास्टिंग कर सकते हैं। और फ्रूट डाइट, अलग अलग प्रकार के दिन में अलग अलग फ्रूट्स कंज्यूम करके भी आप फ्रूट डाइट कर सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पे फास्टिंग दो प्रकार के होते हैं, एयर फास्टिंग और वाटर फास्टिंग। इनमें से हर चीज का हम बेनिफिट देखेंगे आज। अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, और सबके अलग अलग बेनिफिट्स को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। फास्टिंग करके आप अपनी बॉडी को फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं। आप अपनी टोटल हेल्थ को रीस्टोर कर सकते हैं। टोटल हेल्थ को रीस्टोर का मतलब मेरा क्या है कहने का, जब इंसान जन्म लेता है तो कंप्लीट हेल्थ के साथ जन्म लेता है, और साथ ही साथ जो है उसकी बॉडी इतनी क्लीन होती है, इतनी हाइजीन होती है जब बच्चा जन्म लेता है। और फिर हम गलत गलत चीजें, गलत गलत भोजन खाना शुरू करते हैं, और हमारी बॉडी में टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन होना शुरू होता है, तरह तरह के ब्लॉकेजेस होने शुरू होते हैं, और धीरे धीरे हम बीमार हो जाते हैं। सो आप फास्टिंग करके ब्रांड न्यू बॉडी को पा सकते हैं। जैसा एक बच्चा जन्म लेने के बाद जितनी हाइजीन बॉडी, जितनी क्लीन बॉडी एक छोटे बच्चे के पास होती है, उतनी क्लीन बॉडी आप भी पा सकते हैं। और वैसी ही हेल्थ जैसी एक छोटे बच्चे की हेल्थ होती है, जितनी फुल ऑफ एनर्जी होते हैं बच्चे, उतनी एनर्जी को, बच्चों में जो एनर्जी होती है, आपने देखा होगा कि कितनी एनर्जी बच्चों के पास होती है, वैसी ही एनर्जी आप भी अपने जीवन में पा सकते हैं फास्टिंग करके। सो फास्टिंग जो है फैक्ट्री रिसेट का एक बटन है, और उस बटन को किस तरीके से दबाना है ताकि आपको उसका उचित बेनिफिट मिले, उस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। फास्टिंग के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं जो साइंटिफिकली प्रूव हुए हैं रिसेंटली, और आप गूगल करके इस पे और भी स्टडी कर सकते हैं। सो सबसे पहला बेनिफिट, वेट लॉस। देखिए, मैं 2 महीनों में एक बार फास्टिंग का कैंप करता हूँ, रिट्रीट करता हूँ। जो लोग घर पे परिवार के साथ रहकर फास्टिंग नहीं कर पाते, वैसे लोग हम सब मिलकर एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। पूरे इंडिया से, देश विदेश से लोग आते हैं, और साथ मिलकर 200-300 लोग, 150 लोग एक साथ हम उपवास करते हैं। 12 दिनों का वो कैंप होती है, रिट्रीट होती है, और 12 दिनों के लिए हम खूब मस्ती धमाल करते हुए अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और फास्टिंग करते हैं। तो मेरे इस कैंप के अनुभव मैं आप लोगों से आज कुछ शेयर करूंगा। और उस कैंप में हम लोगों ने देखा है लगभग 10 to 12% जो है वेट लॉस हो जाता है। अगर एक्सेस है तो, अगर एक्सेस ना हो तो 5% से ज्यादा वेट लॉस नहीं होता। और 10 to 12% वेट लॉस यानी 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो वजन तक लोगों का आसानी से कम हो जाता है, जो जिनका वेट एक्सेस है ऐसे लोगों में। सो साथ ही साथ इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो जब आप उपवास करते हैं तो आपके जो इंसुलिन रिसीवर के सेंसर है, रिसीव करने वाले सेंसर्स है, उस पे जो है फैट का डिपॉजिट हो जाता है। और जब आप फास्टिंग करते हैं तो ये सारे फैट को क्लीन कर दिया जाता है, सारे सेंसर्स को। उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है फैट्स की, जो थर चढ़ा हुआ है, जो चर्बी चढ़ी हुई है, उसको वहां से डिटॉक्स के माध्यम से उस फैट्स को जला के बॉडी खुद इस्तेमाल कर लेती है अपनी ऊर्जा के लिए फास्टिंग के दरमियान। और इसकी वजह से आपके सारे सेंसर्स जो है बॉडी के सही तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और फास्टिंग का मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि जब मेरे पास 200 लोग पूरे इंडिया से फास्टिंग करने आते हैं, तो उनमें से लगभग 40 to 50 लोग, लगभग 20 से 25% लोग जो है वो डायबिटिक होते हैं। और ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास फास्टिंग करने। लोग कहते हैं कि हम भूखे नहीं रह पाते, लेकिन फास्टिंग कैंप में
पूरे इंडिया से डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं जिनकी शुगर, जो इंसुलिन पे है, जब वो मेरे पास आते हैं तो इंसुलिन पे होते हैं, और इंसुलिन लेने के बावजूद भी उनकी फास्टिंग शुगर किसी की 300, किसी की 150, किसी की 300, किसी की 400, ऐसे ऐसी शुगर लेकर मेरे पास आते हैं। और जब वो सभी लोगों के साथ अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फास्टिंग के लिए, और उसके बाद फास्टिंग कर लेते हैं, और उसके बाद लास्ट में, अंत में, कैंप की रिट्रीट के एंड में, जब हम 2 दिनों तक बढ़िया से खाना खाते हैं, तब भी उनको ना दवाइयों की जरूरत पड़ती है, ना उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल पहले फास्टिंग रिट्रीट की थी, और उसके बाद से लेकर आज तक उनको दोबारा ना कभी इंसुलिन की जरूरत पड़ी। जो 25-25 सालों से इंसुलिन लेते थे, 32-32 सालों से इंसुलिन लेते थे, ऐसे लोगों के इंसुलिन भी बंद हो गए, और दवाइयाँ भी पूरी तरह से बंद हो गई, और पूरी तरह से उनके रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आ गए। सो जब आप फास्टिंग करते हैं तो ये डायबिटीज वालों को, टाइप 2 डायबिटीज वालों को हेल्प करता है। टाइप 1 डायबिटीज वाले फास्टिंग नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लंबा वाला, शॉर्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा वाला फास्टिंग नहीं कर सकते। सेल्यूलर रिपेयर, जब आप फास्टिंग करते हैं तो ऑटोफेजी जो है वो आपकी बॉडी में एक्टिवेट होती है। फास्टिंग के लगभग 2 दिन बाद आपकी बॉडी में ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है, और जैसे ही ये एक्टिवेट होती है तो आपकी बॉडी में जितने भी डैमेज सेल है, जो आने वाले फ्यूचर में कैंसर का रूप भी ले सकते हैं, ये सारे रिपेयर, इन सारे डेड सेल्स को या डैमेज सेल को बॉडी से रिमूव किया जाता है, या फिर रिपेयर किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम और बेनिफिट्स की बात करें तो हमारी हार्ट हेल्थ ये बेहतर हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाते हैं। फास्टिंग के दरमियान ग्रीन कलर के स्टूल्स पास होते हैं, अक्सर हमारे साथ लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, और वो जो ग्रीन कलर के स्टूल्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और उसी दरमियान बॉडी में अगर आप फास्टिंग करते हैं तो किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशंस है तो ये सारे इन्फ्लेमेशंस क्लियर हो जाते हैं, और उसका नतीजा ये है कि लोगों के 20-20 साल, 25-25 साल पुराने जो दर्द है शरीर के, वो ठीक हो जाते हैं, और स्वेलिंग्स जो है वो भी खत्म हो जाती है, और लोगों के जो स्टिफनेस है बॉडी में वो भी खत्म हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन शरीर में, अगर आपको कहीं पर भी पेन है, दर्द है, तो वो एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन है। और जब आप फास्टिंग करते हैं तो ये सारे इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन हो जाते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और इसीलिए मैजिकल बेनिफिट्स, जिनको दर्द है शरीर में, पेन है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स फास्टिंग के दरमियान अनुभव किए जाते हैं। ब्रेन हेल्थ की बात करें तो आपके बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, जैसे कि अल्जाइमर्स है। रिसेंट मेरे एक पिछले प्रोग्राम में एक अल्जाइमर और पार्किंसन दोनों की शुरुआत हो चुकी थी, और ऐसे एक पेशेंट हमारे साथ थे, और उनको मैजिकल बेनिफिट्स हुए हैं। उनका शेयरिंग हम बहुत जल्दी आपको ग्रुप में शेयर करेंगे, और हर दिन हमारा ये प्रयास होगा कि हर दिन हम आपको ग्रुप में अलग अलग स्टोरीज शेयर करें। और बहुत सारे स्टोरीज हमने रिसेंटली ग्रुप में शेयर किए हैं फास्टिंग के बेनिफिट्स के, और आगे भी हम लोगों के अनुभव आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। सो आजकल बहुत ज्यादा लोगों में ब्रेन फॉगिंग भी हो रही है, और ये ब्रेन फॉगिंग पे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट लोगों को अनुभव होता है। टोटल क्लैरिटी मिलती है फास्टिंग के बाद, पूरी तरह से आपके पास मेंटल क्लैरिटी होती है, और ब्रेन फॉगिंग भी फास्टिंग के दरमियान पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। और ये मैं कहीं कहा ही आपसे बातें नहीं शेयर कर रहा हूँ, साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। और साथ ही साथ मैं मैं अब तक अगर आपसे बात करूं तो पिछले 3 सालों में मैं लगभग 4 से 5 हजार लोग मेरे साथ रहकर 12 दिनों तक मेरे साथ एक जगह पे रहकर फास्टिंग कर चुके हैं। उन सब के अनुभव के आधार पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सो ये कोई किताबी बातें भी नहीं है, अनुभव भी जुड़ा है, और साइंटिफिक रिसर्च भी इसके साथ जुड़ी हुई है।
साथ ही साथ कैंसर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, फास्टिंग जो है आने वाले भविष्य के कैंसर से भी आपको सुरक्षित रखेगा। और साथ ही साथ अगर किसी को कैंसर है तो वो कैंसर के ट्रीटमेंट के रूप में भी काम आता है। और ये तो ऑलरेडी ऑटोफजी में बहुत डिटेल में प्रूव हो चुका है कि ये कैंसरस सेल को किल कर देता है। और फास्टिंग से आप अपने कैंसर तक को हील कर सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, अभी अभी उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, कैसे उन्होंने अपनी वाइफ का कैंसर हील किया 40 डेज में, 40 दिनों के भीतर। सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। 3% सर्वाइवल का चांस था, थर्ड ग्रेड एडवांस कैंसर था। और वहां से उन्होंने अपनी वाइफ को हील किया इंटरमीडियंट फास्टिंग और नेचुरल डाइट के जरिए, नेचुरल रेमेडीज के जरिए। राइट। सो ये ऑलरेडी प्रूवन है। और कैंसर पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, बेनिफिट होगा। और कैंसर होने के बाद फास्टिंग करना, मैं कहूंगा कि कैंसर होने के बाद ही फास्टिंग क्यों किया जाए, कैंसर होने से पहले हम प्रिवेंशन में फास्टिंग क्यों ना करें। राइट। सो फास्टिंग कितना मजेदार हो सकता है, कितना आसान हो सकता है, कितना सिंपल हो सकता है, इस पे भी आज हम बातें करेंगे। राइट। सो फास्टिंग करके आने वाले भविष्य में आप कीमोथेरेपी और रेडिएशन से बच सकते हैं। और अभी अभी एक स्टडी हुई है जहां पे ये पता चला है कि अगर 1 या 2 दिन का उपवास करने के बाद, 1 या 2 दिन का उपवास करने के बाद कीमोथेरेपी दिया जाए कैंसर पेशेंट को, तो उस कीमोथेरेपी का इफेक्ट जो है 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाता है, 3 से 4 गुना उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में, ये ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा है कि आने वाले भविष्य में जिनको भी कीमो दिया जाए उनको थोड़ा सा फास्टिंग करने का एडवाइस दिया जाएगा। और उस फास्टिंग के बाद लोगों को कीमो दिया जाएगा ताकि उसके बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेटरी डिजीज है आपकी बॉडी में, तो उस पे भी बहुत ज्यादा मेरेकुलस बेनिफिट्स होंगे। अर्थराइटिस है, रोमेटिज्म है, या अस्थमा ब्रोंकाइटिस जैसी कोई भी बीमारियां है, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है, उस पे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट फास्टिंग का होता है। किसी भी प्रकार की अगर आपको ऑटो इम्यून कंडीशंस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, तो उस पर भी फास्टिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखा गया है। और उनमें कई बीमारियां हैं ऑटो इम्यून डिजीज में, जैसे कि रोमेटिज्म है, या मल्टीपल सिरोसिस है, या फिर HLA-B27 है, या फिर सोरासिस है, या फिर टाइप 1 डायबिटीज है। इंटरमिटेंट फास्टिंग उनको भी बेनिफिट देता है। ऐसी अनेक बीमारियां हैं जिसपे फास्टिंग के बेनिफिट्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं या साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी है। आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को भी बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। जब आप फास्टिंग करते हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जो है, डिसऑर्डर्स है, जैसे कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम्स, या क्रॉन्स डिजीज, या इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज, IBD, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ जुड़ी होती है। और बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन है, ऐसी बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि फास्टिंग करने के बाद आपका पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, जो टॉक्सिन की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीज हो चुका है, ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा। सो इस पे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नोटिस किए गए हैं, या फिर इस पे भी रिसर्च हो चुकी है। एडिशनल कुछ बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, सो आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस हो जाएगा। आप अगर वेट लॉस नहीं कर पा रहे थे, आपका वेट लॉस बहुत स्लो था, एनर्जी बहुत लो रहती थी, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और वेट लॉस भी आप फटाफट कर पाएंगे। मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा तो वेट लॉस भी अच्छे से हो पाएगा। आपका इम्यून फंक्शन जो है वो भी कई गुना बेहतर हो जाएगा। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको बार बार सर्दी होना, बार बार जुकाम होना, बार बार सर दर्द होना, ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी समस्या अगर आपको बार बार होती है, तो ये भी समाप्त हो जाएगी फास्टिंग से। आपकी इम्यूनिटी भी जो है इम्प्रूव होती है। और आपकी गट हेल्थ, जब आप फास्टिंग में
अपनी 27 फीट की आंतों को रेस्ट देते हैं, तो आपकी गट हेल्थ पूरी तरह से रिपेयर हो जाती है। और गट हेल्थ का रिपेयर होने का ही सीधा मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो कई गुना इम्प्रूव हो जाएगी। और जब इतना सब कुछ करेंगे तो आपकी लॉन्जिविटी, आपकी मेंटल क्लैरिटी ये भी बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स जब आपकी हेल्थ बेहतर होगी तो आपकी लाइफ लाइन जो है ये भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। आज ज्यादा समय तक इस जीवन का आनंद ले पाएंगे। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो बहुत सारे होते ही हैं, और इसीलिए फास्टिंग को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है हमेशा से। सो जब आप फास्टिंग करते हैं तो न सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ में, बल्कि आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ में भी, आपकी मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आप ज़्यादा शांत हो जाते हैं, ज़्यादा जो है बेहतर, आपकी मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल क्लैरिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस को देखते हैं फास्टिंग के दरमियान। क्या क्या मेटाबॉलिक चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, सो इन पे एक नजर डालते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं तब एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या होता है, क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में उस दरमियान। तो फास्टिंग जब आप शुरू करते हैं तो इनिशियल फेज में डे 1 को ऐसा मान लीजिए कि डे 1 को आपके बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर किया हुआ है उसी का इस्तेमाल किया जाता है, और उसी पे आपका शरीर जो है वो काम करता है, रन करता है। और उसी के आगे बढ़ते हुए फास्टिंग के डे 2 तक आपका बॉडी जो है वो आपके फैट्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद आपकी बॉडी में जितने भी एक्सेस फैट्स है उसको बर्न करके उसमें से एनर्जी ड्राइव करना शुरू कर देता है। और आपकी बॉडी के फास्टिंग के सेकेंड डे तक आप अपने यूरिन को टेस्ट कर सकते हैं। उसकी कीटोन टेस्ट करने की स्ट्रिप्स मिलती है मेडिकल स्टोर पे, या ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और उस स्ट्रिप से आप अपने यूरिन को चेक कर सकते हैं। सेकेंड डे से बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में कीटोसिस का प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स की तरफ आगे बढ़ जाएगी। सेकेंड डे तक, फास्टिंग के दूसरे दिन तक, आपके पूरे बॉडी में जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है वो खुल जाएंगे सफाई के लिए, और शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आनी शुरू हो जाएगी, दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी, मुंह से भी बहुत ज्यादा गंदी दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ आपके स्वेट से भी बहुत ज्यादा, मतलब जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी, इतनी गंदी दुर्गंध हमारे मुंह से, हमारे अंदर से, सिस्टम से आएगी, सिर्फ मुंह से नहीं। राइट, क्योंकि हमारा पूरा ड्रेनेज सिस्टम सेकेंड डे तक ओपन अप हो जाएगा। और सेकेंड डे को आपके ब्लड में इतना ज्यादा सफाई का काम आपकी बॉडी में शुरू हो जाएगा कि आपका ब्लड जो है वो पूरा आपकी किडनी पे जो है वो फिल्ट्रेशन में जो है सारी गंदगी को लाना शुरू कर देगा। और फास्टिंग के सेकेंड डे तक आपका यूरिन का कलर बिल्कुल नारंगी हो जाएगा, ऑरेंज कलर हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा पीला। एक कप, अगर सेकेंड डे फास्टिंग का आप कलर देखेंगे, एक कप यूरिन को अगर एक बकेट पानी में डाला जाए तो पूरा बकेट पानी का येलो कलर हो जाएगा। इतना यूरिन का कलर आपका फास्टिंग में डार्क हो जाएगा, इतनी तेजी से आपकी बॉडी में सफाई का काम शुरू हो जाएगा। फास्टिंग के तीसरे दिन तक हमारी बॉडी ऑटोफेजी में एंटर कर जाएगी। और ऑटोफेजी का मतलब है कि हमारे लीवर की पाचन की अग्नि पूरी तरह से रुक जाएगी, ऐसा समझ सकते हैं, थम जाएगी। और आपका पूरा शरीर, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, आपके बॉडी में जितने सेल्स है वो खुद एक डाइजेस्टिव मैकेनिज्म बन जाएंगे, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। और इसमें आपके सारे सेल्स हर जगह जगह पे आपके बॉडी में सफाई का काम शुरू कर देंगे। उनके आसपास में जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी पैरासाइट्स है, जो भी अनवांटेड चीज है, जितने डैमेज सेल्स है, उन सब को ब्रेक डाउन करके
उनको रिसाइकल करना शुरू कर देगा। सो इसी प्रोसीजर में इसी प्रोसीजर को ऑटोफेजी कहते हैं। और इस ऑटोफेजी में आपके सेल्यूलर रिसाइकल होते हैं। आपके ओल्ड डैमेज सेल्स जो है उसको फास्टिंग के दरमियान पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके रीयूज किया जाता है उन्हीं कंपोनेंट्स को, ताकि नए सेल्स जो है वो निर्माण किए जाए। सो आपकी बॉडी में तीसरे दिन से ये ऑटोफेजी पीक पे पहुंच जाता है, एक्टिवेट कर जाता है। और इस प्रोसीजर के बारे में आप गूगल करके थोड़ा सा और डिटेल कर सकते हैं, क्योंकि आज के सेशन में एक समय की मर्यादा है। तो हर विषय पे आप डिटेलिंग के लिए थोड़ा सा खुद स्टडी कर सकते हैं। और फास्टिंग के चौथे दिन से, लगभग ऑलमोस्ट फास्टिंग के चौथे दिन से आपकी बॉडी से वेस्ट रिमूवल का काम शुरू हो जाता है। लिटरली लोगों को चौथे दिन तक या पांचवें दिन तक मैक्सिमम पेट में मरोड़े आने शुरू हो जाती है। और ब्लैक कलर का मतलब है जेट ब्लैक कलर, यानी जिसे हम डांबर कहते हैं, टार कहते हैं, वैसा काला कलर के स्टूल्स पास पास होना शुरू हो जाते हैं। और मेरे साथ जब 200 लोग फास्टिंग के लिए आते हैं तो उनमें से 95% लोग, जो भी लोग ठीक से उपवास करते हैं और प्योरेस्ट फॉर्म में उपवास करते हैं, उन सभी लोगों को, मतलब 100 में से 95% की मैं बात करूं तो 200 में से 190 लोगों को ब्लैक स्टूल निकलने का अनुभव होता है। काले रंग का डांबर निकलता है। और वो निकलने के बाद आपकी आंतों का पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है वो बेहतर फंक्शन करना शुरू कर देता है। मैंने शुरुआत में, इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैंने एक वीडियो प्ले किया था। अभी आप लोगों से पुनः उस वीडियो को एक बार मैं फिर से शेयर करता हूं। और उस वीडियो को एक बार और देखिए आप। मेरे यहाँ पर ये एक स्वस्थ इंसान की आते हैं जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक तरफ स्क्रीन पर जो गुलाबी रंग की आंतें हैं, ये आपकी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन है। और इसके अंदर देखिए कितनी साफ सुथरी है। और दूसरी तरफ एक टॉक्सिन कॉलन की पिक्चर है, फोटो है। ये आंतों को देखिए, इसके अंदर कितना टॉक्सिन भरा हुआ है। और इसकी वजह से इसका जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है वो काम करना बंद हो जाता है। और ऐसे लोग हमेशा अक्सर शिकायत करते हैं, मैं कुछ भी खाता हूं तो मुझे कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इतना वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो चुका है। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और उस वीडियो में आप देखिए एक स्वस्थ इंसान की आते कैसी नजर आती है। और धीरे धीरे हम किस तरीके से बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। So can this be full screen? Many people are asking. Full screen. यस।
फास्टिंग में जब लोग यहाँ पर आते हैं और 2 दिन भूखे रहते हैं, तो एक 15 इंच लंबे टेप वॉर्म्स लोगों को निकलते हैं। और इसी की ये पिक्चर है, देखिए जो सफेद कलर की रेंगती हुई चीजें आपको नजर आ रही है, वो टेप वॉर्म्स है। बिना सोचे समझे हम जंक फूड खाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। आंतों में छाले पड़ जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, गांठें बन जाती है, पॉलिप्स हो जाते हैं, और धीरे धीरे भविष्य में यही कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। हमारे देश के 90% से ज्यादा लोगों के डाइट जिस प्रकार के हैं, उनकी आते इस प्रकार की है। हम सब लोग आज जो मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, इनकी आंतें पूरी तरह से लगभग काली पड़ चुकी है अंदर से। इसीलिए जब वो फास्टिंग करते हैं तो ब्लैक कलर के स्टूल्स पास होते हैं, और ये अनुभव होता है। सो पूरी तरह से आप लोगों ने देखा स्क्रीन पर कि किस तरीके से लास्ट वाला जो आंतों का वीडियो था, उस तरीके की आंतें आज हम सभी लोगों की हो चुकी है। हम भारतीय भोजन जो लोग खाते हैं, उन सब की आंतें कुछ वैसी ही हो चुकी है। राइट। सो फास्टिंग के तीसरे चौथे दिन से, यानी जब यहाँ पर लोग फास्टिंग के लिए आते हैं, तो हम लोग एक शानदार होटल बुक करते हैं, और होटल में, रिसोर्ट में एक साथ इकट्ठे होते हैं एक जगह पर। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम रिसोर्ट में कहीं रुकने जाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, पिकनिक करते हैं, तो हम सब एक दूसरे से ये बात पूछते हैं कि क्या खाया, कैसा लगा, खाना कैसा था, कैसा लगा, आपने खाना खाया नहीं खाया। लेकिन जब फास्टिंग रिट्रीट होता है यहाँ पर, और फास्टिंग रिट्रीट में हम लोग इकट्ठा होते हैं, तो सुबह से शाम तक हर व्यक्ति एक दूसरे से सिर्फ एक ही चीज पूछता है कि क्या निकला, कैसा निकला। और यही बातें चलती रहती है, क्योंकि फास्टिंग का एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन आप फास्टिंग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं, उस दिन से लेकर 7वें दिन तक, 7 7 दिन का हम एक साथ उपवास करते हैं। और इस 7 के 7 दिनों तक कुछ ना कुछ निकलते रहता है, वेस्ट मटेरियल अलग अलग रंग रूप में, और गंदगी निकलती रहती है, डिटॉक्स चलते रहता है। तो फास्टिंग में डिटॉक्स जैसा होता है, जैसी चीजें निकलती है। आप में से कोई ऐसे व्यक्ति आज जुड़े हो यहाँ पर, जिन्होंने फास्टिंग किया हो हमारे साथ, या फिर आप जैन फैमिली से हो, और अगर आप ये जानते हो कि फास्टिंग के दरमियान ब्लैक कलर के स्टूल पास होते हैं या डांबर निकलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आज हमारी बाकी की ऑडियंस को भी पता चले कि ये सब कुछ प्रमाणित है। आगे बढ़ते हैं विषय पर। और हमारी फास्टिंग में आते कुछ इस प्रकार की हो जाती है, और फास्टिंग के बाद जो है, वापस से आपकी आते जो है पूरी तरह से जो है साफ सुथरी हो जाती है, और उसका पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है वो भी ठीक से फंक्शन करना शुरू कर देता है। फास्टिंग के बाद जो है, वो आप नए एनर्जी का एक्सपीरियंस करते हैं, और पूरी तरह से आप जो है हेल्थ का एक्सपीरियंस करते हैं। जो है पूरी तरह से आपकी स्किन, आपके हेयर, सब कुछ जो है वो पहले से बेहतर हो जाता है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उस सारे बेनिफिट्स पे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, चाहे वो वेट लॉस हो, या मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करना हो, या ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करना हो, या किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करना हो, या उसका ट्रीटमेंट करना हो, है ना। सो ये सारे बेनिफिट्स जो है फास्टिंग के दरमियान किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ फास्टिंग पे अब हम पहुंच जाते हैं। सो वेरियस टाइप के फास्टिंग्स होते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डेली फास्टिंग के, उसके बेनिफिट्स की। तो रोज इस डेली फास्टिंग को आप कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और इस डेली फास्टिंग को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। और ये पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर बहुत सारे लोग आज समाज में
ये फास्टिंग को प्रैक्टिस करते हैं और उनको अनेक बेनिफिट्स इससे ऑलरेडी हो चुके हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग, केवल एक इंटरमिटेंट फास्टिंग रोज 14, 15 या 16 या 18 घंटे का भी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, लेकिन 14 से 16 घंटे का उपवास अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और 16 घंटे का फास्टिंग का मतलब है रात्रि के आखिरी भोजन से, लास्ट मील ऑफ योर डे, यहां से लेकर सुबह के ब्रेकफास्ट तक में जो बीच का गैप है, इसे आपको 14 से 15 घंटे या 16 घंटे मेंटेन करना है। और जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिपेयर के लिए, बहुत ज़्यादा सफाई के लिए टाइम मिल जाता है, और उस टाइम में वो अपनी डेली जो एक्टिविटीज़ है सफाई की, डिटॉक्स की, रिपेयरिंग की, वो ठीक से कर पाता है। सो डेली फास्टिंग में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को जगह दे सकते हैं। इससे हजारों लोगों की शुगर जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, केवल इंटरमिटेंट फास्टिंग को। लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ फास्टिंग की, तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि शुगर वालों पेशेंट्स को बार बार खाने को कहा जाता है। लेकिन अगर आप बार बार खाएंगे तो उससे आपका शुगर जो है वो मेंटेन होते रहेगा एक हाई लेवल, या जिस लेवल पे अगर आपका शुगर 300 है तो 300 पे मेंटेन करने के लिए आप बार बार खाते रहिए और दवाई खा के उसे कम करते रहिए। लेकिन अगर आप परमानेंटली, धीरे धीरे आप अपने शुगर को नीचे लाना चाहते हैं ताकि आपकी दवाई भी धीरे धीरे कम होती रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अगर आपकी दवाई भी कम होती जाए धीरे धीरे, पूरी जिंदगी आपको दवाई बढ़ानी ना पड़े बल्कि आप दवाई को कम करते जाए, तो आपको डेली फास्टिंग को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। आपको उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। उसके साथ है वीकली फास्टिंग, हफ्ते में एक दिन। डेली फास्टिंग में भी अनेक बेनिफिट्स है इंटरमीडिएट फास्टिंग के, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, छोटी नहीं है। और उसके साथ है वीकली फास्टिंग, हफ्ते में एक दिन। जब हम 7 दिन तक खाना खाते हैं और बॉडी को रेस्ट नहीं देते, तो हमारी बॉडी में, आज आप सोचिए, विचार कीजिए, हर जगह पेस्टिसाइड से लेकर फर्टिलाइजर तक और बहुत सारे तरह तरह के केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर की मिलावट हो रही है खाने पीने में। ऐसी कोई भी चीज आज नेचर में नहीं है जो शुद्ध हो। और हर जगह मिलावट के कारण जब हम खाना खाते हैं हफ्ते भर, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल हमसे हो जाती है, और शरीर में कहीं म्यूकस फॉर्मेशन हो जाता है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और जब आप हफ्ते में एक दिन, 24 घंटे या 36 घंटे, अगर सही मायने में मैं बात करूं तो आपको 36 घंटे का उपवास करना चाहिए, यानी 2 रात्रि, 2 नाइट्स एंड 1 डे। आज रात को आपने खाना खाया है तो सीधे परसों सुबह आप खाना खाएंगे। और न हो पाए, आपको लगता है ये डिफिकल्ट है, तो आप डेली फास्टिंग से शुरू कीजिए 14-15 घंटे से, धीरे धीरे 24 घंटे का फास्टिंग करना शुरू कीजिए, और ग्रेजुअली अपनी बॉडी को ट्रेन कीजिए उसके बाद 36 घंटे के लिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं यही आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप घर रह के उपवास शुरू करने वाले हैं तो सबसे सेफ होगा डेली फास्टिंग और वीकली फास्टिंग और मंथली फास्टिंग। मंथली फास्टिंग यानी महीने में 2 उपवास आप कर सकते हैं। हिंदुइज्म में खास तौर पे एकादशी के दिन लोग उपवास करते हैं, लेकिन आप महीने में कोई भी 2 दिन आपकी चॉइस के भी चुन सकते हैं और फास्टिंग कर सकते हैं। अब बात आती है ईयरली फास्टिंग की, साल में एक बार उपवास की। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साल में एक बार उपवास करना। हर धर्म कहता है कि साल में एक बार आप अपनी बॉडी में दिवाली की सफाई करें, यानी डीप क्लीनिंग करें। साल में एक बार लंबा फास्टिंग होना चाहिए, जिसे हम ओजस में मास्टर डिटॉक्स कहते हैं या फैक्ट्री रिसेट कहते हैं। पूरी बॉडी को आप फैक्ट्री रिसेट कीजिए एक बार, कम से कम 7 डेज का फास्टिंग कंप्लीट करके। तो साल में एक बार, नवरात्र में आप 9 दिन का उपवास भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 डेज रिक्वायर्ड होते हैं अपनी बॉडी को फैक्ट्री रिसेट करने के लिए।
और उन ब्लैक स्टूल्स को निकालने के लिए, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए जहां पे आपकी पूरी बॉडी एक ब्रांड न्यू बॉडी की तरह बन जाए, पूरी तरह से क्लीन, हाइजीन और फुल ऑफ हेल्थ। अगर इस स्टेज पे आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको साल में एक बार लंबे वाले फास्टिंग के बारे में भी सोचना चाहिए। साल में 4 नवरात्र आते हैं और चारों नवरात्र में हम जूम पे इसी तरीके से फ्री फास्टिंग सपोर्ट सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हैं। हम घर बैठ के आप लोग हमारे साथ फास्टिंग कर सकते हैं, और नवरात्र में हमारे सारे फास्टिंग के एक्सपर्ट्स जिन्होंने फास्टिंग किया हुआ है वो सभी लोग नवरात्र के पूरे 9 दिन, साथ में अगले 2 दिन फास्टिंग के 2 दिन पहले से जूम मीटिंग डेली शुरू हो जाती है, और फास्टिंग के 2 दिन बाद तक ये मीटिंग्स चलती रहती है, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, आपको फास्टिंग के ऊपर गाइडलाइंस मिले, सपोर्ट सिस्टम मिले। तो कई लोग देश विदेश से और कई जगह से हमारे जूम फास्टिंग में जुड़ते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। तो आप घर रहकर भी फास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग घर रहकर फास्टिंग नहीं कर पाते, या उनको सही एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, उनके लिए हम एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, और ग्रुप में एक साथ एक जगह पे इकट्ठे होकर हम फास्टिंग करते हैं, ताकि ग्रुप की एनर्जी अलग होती है। जिन्होंने जीवन में कभी एक वक्त का खाना स्किप नहीं किया, वैसे लोग भी हमारे साथ यहाँ पर आते हैं फास्टिंग रिट्रीट में। और डेमोक्रेटिक फास्टिंग कैंप होता है, जहाँ पे आप पे जोर जबरदस्ती नहीं होती। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से यथाशक्ति अपने बॉडी के सपोर्ट के साथ फास्टिंग करता है, और सक्सेसफुली फास्टिंग कंप्लीट करने के लिए हमारा सपोर्ट सिस्टम, हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है, जो आपके साथ आपके पैरामीटर्स को मॉनिटर करती रहती है, और आपके लिए कभी भी कुछ किसी भी तरीके के डिटॉक्स के विड्रॉल सिम्टम्स हो तो उन पे सपोर्ट क्रिएट करने के लिए 24/7 हमारे साथ ये टीम रहती है। राइट। सो ये हो गए अलग अलग फास्टिंग, और अलग अलग फास्टिंग के अलग अलग रूप। राइट। और फास्टिंग में हम आगे ही बात कर चुके हैं। नॉर्मल लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, ओजस लाइफस्टाइल की, तो हम लोगों से ये प्रमोट करते हैं कि पहले आप सैलेड खा लीजिए ढेर सारा, उसके बाद आप अपने रोटी सब्जी को भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ओजस में ये भी कहते हैं कि सुबह सुबह नाश्ते में सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल जूसेस, नट्स एंड सीड्स, यही चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को, केवल नेचुरल चीज़ों को कंज्यूम करें सुबह ब्रेकफास्ट में। सो ये है ओजस लाइफ। लेकिन अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं और डिटॉक्स को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो आप केवल फ्रूट या वेजिटेबल पे हफ्ते भर या 3 दिनों के लिए, 3 डेज के लिए भी अगर आप करेंगे तो आपके बॉडी में से इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएंगे। सो 3 दिनों के लिए भी आप और फ्रूट और वेजिस पे डिटॉक्स कर सकते हैं, या केवल वेजिटेबल जूसेस पे रह के 3 दिन या 7 दिन या 10 दिन, आप देखिए आपकी जरूरत कितनी है, आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, आपकी नीड क्या है, उसके अनुसार आप जूसिंग कर सकते हैं। मोनो डाइट भी कर सकते हैं, नींबू पानी पे उपवास कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार के ऋतु के कोई एक फ्रूट को चॉइस करके भी आप जो है मोनो डाइट कर सकते हैं। और अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं तो धीरे धीरे आपको इस पिरामिड के स्टेप्स को ऊपर चढ़ना होगा, और स्लोली आप फास्टिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। हमारे साथ जो भी लोग आते हैं यहाँ पे फास्टिंग कैंप में, हम शुरुआत के 3 दिन पहले घर से ही उनका ग्रेन स्टॉप करवा देते हैं। यानी फास्टिंग रिट्रीट में पहुंचने से पहले ही वो घर से सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, और जो है मूंग का पानी पीना या मूंग खाना, उबले हुए सारे ग्रेन्स स्टॉप कर देते हैं। और यहाँ आने के बाद हम 2 दिनों के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रहते हैं शुरुआत में, और उसके बाद हम सब एक साथ एयर फास्टिंग शुरू करते हैं। एक साथ 200 लोग एयर फास्टिंग शुरू करते हैं, रात को सो गए और हमारा फास्टिंग
शुरू हो गया 2 दिन के बाद। एयर फास्टिंग से हम शुरुआत करते हैं, और जितना बॉडी अलाउ करे, सपोर्ट करे, उतना हम एयर फास्टिंग को स्ट्रेच करते हैं। जब तक भूख ना लगे, जब तक प्यास ना लगे, हम एयर फास्टिंग को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ लोग 5 दिनों तक, और कुछ लोग पूरे 7 के 7 दिन तक एयर फास्टिंग को इजीली स्ट्रेच कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और जब आपको लगे कि एयर फास्टिंग पे आप आगे और नहीं बढ़ सकते, या आपका बॉडी अलाउ नहीं करता, या सपोर्ट नहीं करता, आपको डिजीनेस हो रहा है, या आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या हेडेक हो रहा है, तो लोग वाटर फास्टिंग पे शिफ्ट कर देते हैं। और उसके बाद पानी ही उनका भोजन बन जाता है। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों वक्त बैठकर 4 4 5 5 गिलास पानी पीते हैं, और उसी से पेट भर लेते हैं, और उसी पानी पे वो अपने 7 दिन की यात्रा को, फास्टिंग के डिटॉक्स को कंप्लीट कर लेते हैं। सो कुल मिला के यहाँ पर ओजस के रिट्रीट में हम एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन करते हैं, और उसी पे अपना पूरा डिटॉक्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली। राइट। सो इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं। और जब आप फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग के दरमियान कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये सिम्टम्स आने की संभावना बहुत रेयर है। और इसके अलावा जब आप वीकली फास्टिंग करेंगे, 1 दिन का उपवास करेंगे हफ्ते में, तो उसमें से कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, कभी कभार आ सकते हैं, सारे नहीं होंगे, कुछ ही सिम्टम्स। और जिसमें हेडेक होना ये बहुत कॉमन है, या फिर थोड़ा सा वीकनेस आना सफाई के दरमियान, ये भी हो सकता है। या फिर थोड़ा सा नौशिया फीलिंग होना, या एसिडिक फील होना, ये भी हो सकता है। और बस इतने से जो है सिम्टम्स हो सकते हैं, या डार्क यूरिन आना, या बैड ब्रीथ आना। लेकिन जब आप लंबा वाला फास्टिंग करते हैं, तो और भी सिम्टम्स हो सकता है आप एक्सपीरियंस करें। फास्टिंग के दरमियान किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए, हमें बरतनी चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। और फास्टिंग के दरमियान अ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। इसका पिक्चर ले सकते हैं, और आप इसको व्हाट्सएप से स्कैन करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे जूम सेशंस हम ऑलवेज करते रहते हैं। और हमारे सभी प्रोग्राम की डिटेल्स के लिए आप इस स्कैन कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब आते हैं फास्टिंग के ही विषय पे, और अलग अलग फास्टिंग पे, इसके अलग अलग बेनिफिट्स पे। डेली फास्टिंग के दरमियान आप इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम कर सकते हैं, आप वेट लॉस कर सकते हैं, आप फैट लॉस कर सकते हैं, आपकी शुगर कम हो जाएगी, आपके बीपी के मेडिकेशंस कम हो जाएंगे, सारी बीमारियों पे फायदा होगा, बेनिफिट होगा। और लेकिन वो जो ब्लैक स्टूल निकालने हैं, काला जो है, जो अंदर बॉडी के अंदर ब्लैक स्टूल्स फंसे हुए हैं, वो नहीं निकलेंगे। वो निकालने के लिए आपको 1 वीक वाला फास्टिंग चुनना पड़ेगा, उसी से वो निकलेगा। उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। सो मैं आप लोगों से यही शेयर करूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर भी नहीं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा, कि आप लोग अभी घर पे डेली, वीकली या मंथली प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और हम जूम पे बहुत जल्दी जनवरी में एक नवरात्र आएगा, और उस नवरात्र में हम 7 दिनों वाला नवरात्र वाला फास्टिंग के लिए आपको गाइडेंस देंगे, उसके डिटेल बेनिफिट्स आपको शेयर करेंगे। और साथ ही साथ जो है ये प्रोग्राम की डिटेल आपको हम अपने ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। 7 दिनों के फास्टिंग के कुछ किस्से कहानियां आपको सुना देता हूं, 4 5 किस्से कहानियां। आपकी जितनी बीमारियां हैं, उनमें से 50 to 60% प्रॉब्लम केवल डेली फास्टिंग, वीकली फास्टिंग से ठीक हो जाएगी। 60 to 70% प्रॉब्लम तक भी हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन 30 to 40% ऐसी बीमारियां होती है जो बिना मास्टर रिसेट के ठीक नहीं होंगी। इसमें से कई टाइप के थायराइड है, या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है,
जिनको बहुत ज़्यादा स्टूल पास करने में टाइम लगता है, ऐसे लोगों के लिए बिना फास्टिंग के, खास तौर पे मुझे सुनने वाले लोगों में जिनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हिस्ट्री होती है जो है कॉन्स्टिपेशन की या पेट से जुड़ी हुई समस्या होगी। तो ऐसे 30% बीमारियां हैं जो बिना लॉन्ग फास्टिंग के ठीक नहीं हो पाएगी। आप सिंपल कहता हूं, आपको सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं, जो काला डांबर, जो काली पॉटी हमारी आंतों में फंसी हुई है, वही सभी बीमारियों की जड़ है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जड़ से बीमारी को अपने शरीर से बाहर निकाल दे, तो आपको अपने शरीर से वो ब्लैक स्टूल्स को बाहर निकालना होगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स को पढ़ सकते हैं। इसको हम बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, और वहां से भी आप लोगों को आज का ये सेशन शेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ हजारों लोगों ने ये प्रत्यक्ष अनुभव किया है, विटनेस किया है। एक साथ 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग, 200 लोग एक साथ फास्टिंग करते हैं, और वो सभी एक दूसरे से ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं किस तरीके से वो गंदगी निकलती है, जिसके बारे में आप जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ब्लैक स्टोन निकालने के बाद आप जिस तरीके से अपनी हेल्थ को एंजॉय करेंगे, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इतनी अद्भुत एनर्जी और इतनी सुंदर हेल्थ को आप सुंदर तरीके से आप अपनी हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। सो ये थी अभी तक की सारी फास्टिंग के बारे में बातें। कुछ सवाल आपके कमेंट बॉक्स में से हम ले सकते हैं और उस पे बातें कर सकते हैं। 10:30 तक, 10:30 तक आज का सेशन हम रन करेंगे, और सब मोटा मोटी जितने क्वेश्चंस है फास्टिंग को लेकर, लॉन्ग फास्टिंग के बारे में हम बहुत जल्दी जो है आप लोगों से शेयर करेंगे कि कब हम उसको अपने यूट्यूब पर या जूम पर कंडक्ट कर रहे हैं। सो इसको डिटेल आपको हम जल्दी से शेयर कर देंगे। सो फास्टिंग के बारे में आज जो बातें हुई है, उसको लेकर आपके जो भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उस पे हम आज चर्चा कर सकते हैं। तो फास्टिंग को लेकर खास तौर पे अगर आपके कोई सवाल हो, तो उस पे हम बात कर सकते हैं। फास्टिंग के दरमियान कुछ चीजों का आपको केयर करना होता है, वो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बता देता हूँ। जिस दिन आप एक दिन का फास्टिंग करें, 1 डे का फास्टिंग, तो 1 डे के फास्टिंग में आपको क्या केयर करना है। एक तो दिन में शॉवर लेना है ठंडे पानी का 1 या 2 बार, और 2 बार आप दिन में अपने पेट पर आ, ठंडे पानी की लपेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्नान करने का कोई पतला वाला टॉवेल हो, तो उस टॉवेल को थोड़ा सा फोल्ड करके आप 9 इंच का एक पट्टा बना दीजिए लंबा वाला, और उस पट्टे को अपने नाभि के आसपास में लपेट दीजिए पानी में भिगाकर। तो ठंडे पानी की पट्टी लगानी होती है फास्टिंग के दरमियान 2 बार, ताकि आपको एसिडिटी की समस्या ना हो, पित्त ना चढ़े, और आपको बार बार भूख ना लगे। सो ठंडे पानी की लपेट लगाने से पेट भी शांत हो जाता है, और भूख भी शांत हो जाती है, और आपका फास्टिंग जो है वो इजी हो जाता है। साथ ही साथ आप उस ठंडे पानी की लपेट को, छोटी लपेट अगर आपके पास हो या आपके पास ना हो, तो आपके हैंडकरचीफ होते हैं मेंस के, वो बड़े होते हैं थोड़े से, तो आप अपने गले में उसको लपेट सकते हैं, या माथे में भी ठंडे पानी में डुबाकर उसको माथे पे भी बांध सकते हैं, ताकि हेडेक ना हो। सो फास्टिंग वाले दिन सुबह शाम 10-15 मिनट के आपके लिए, 15 मिनट के लिए आपको ये ठंडे पानी की लपेट लगानी होती है। और अगर आपके पास वाटर एनिमा पॉट है, तो फास्टिंग के दरमियान ये हमारे बहुत बड़ी कहावत है, फास्टिंग विदाउट एनिमा इज क्राइम अगेंस्ट योर बॉडी। सो अगर आपके पास एनिमा पॉट हो, तो आप वाटर एनिमास यूज कर सकते हैं। उसका लिंक लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको पोस्ट कर देंगे। और
अगर आपके पास एनिमा ना हो या एनिमा का कंफर्ट ना हो आपको करने के लिए, तो फास्टिंग के दिन, फास्टिंग वाले दिन आप त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला को खा लीजिए, या फिर पानी में मिलाकर, गुनगुने पानी में मिलाकर पी लीजिए। सो फास्टिंग वाले दिन पे पेट साफ हो इसका ध्यान जरूर रखें। और जो है उसी दरमियान आपको अलग अलग डिटॉक्स के भी एक्सपीरियंस होंगे। तो फास्टिंग में 3 चीजों का ध्यान रखना मैंने आपको बता दिया। ठंडे पानी की पट्टी लगाना, हो सके तो ठंडे पानी का शॉवर लेना। अगर आप डायरेक्ट, मौसम ठंडा है आप जहां पर भी रहते हैं, तो आप पहले गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर, और उसके बाद धीरे से स्लोली ठंडे पानी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं अपने शॉवर को, और लास्ट में ठंडे पानी का शॉवर ले। आई एम डायबिटिक, हाउ कैन आई डू फास्टिंग? आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। मैंने ये बात ऑलरेडी कही है कि आप स्लोली फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 14-15 घंटे के उपवास से शुरू कीजिए, और धीरे धीरे अपने फास्टिंग को 24 घंटे पे लेके जाइए। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस फास्टिंग की करना शुरू करेंगे, आपका शुगर नीचे आना शुरू हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में या महीने, 2-3 महीनों में आप पूरी तरह से मेडिसिन फ्री हो जाएंगे। तो उसके बाद आप जैसा चाहे वैसा उपवास कर सकते हैं। हम जो है यहाँ पर जो है फास्टिंग कैंप कंडक्ट करते हैं। और जब आप फास्टिंग करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब तक आप खाना नहीं खाते तब तक आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि फास्टिंग, आप खाना नहीं खाएंगे तो आप शुगर की मेडिसिन नहीं खा सकते। ये आपके डॉक्टर्स ने भी आपको कहा होगा, और सभी शुगर पेशेंट्स को ये बात पता होती है कि बिना खाने के अगर वो दवाई खाएंगे तो उनका शुगर लो हो जाएगा, एंड दिस कैन बी वेरी डेंजरस। सो फास्टिंग के दरमियान जब तक आप उपवास करते हैं, आपको मेडिसिन को रोकनी होती है। 24 घंटे के उपवास से शुरू कीजिए। आज रात को खाना खाया है और कल रात को खाना खाएंगे, तो उस गैप में आपको मेडिसिन की कोई भी जरूरत नहीं है। और एक दिन के लिए मोस्टली मोस्टली 90% मेडिसिन को स्टॉप किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कोई स्टेरॉइड्स या लाइफ सेविंग ड्रग्स चल रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले। वैसे हमारी टीम के नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स भी हैं, आप उनसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, या हमारी टीम के वॉलेंटियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। मे आई रिक्वेस्ट, हमारी टीम से अगर ममता जी है, मुझे अंजू जी दिखाई दे रही है, सो आप देवांग भाई का नंबर जो है वो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, ताकि किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। सो what all juices can be had in juice fasting? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। जूस फास्टिंग में आप अलग अलग सब्जियों के जूस ले सकते हैं, जो आपकी बॉडी के हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। ग्रीन वेजिटेबल जूसेस का, पालक, पुदीना, धनिया, आप इसका भी जूस बना के ले सकते हैं विथ आंवला, गूसबेरीज। एंड इसके अलावा आप लौकी का जूस बना के ले सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट। इसके अलावा आप गाजर, बीट रूट का भी जूस बना के, एबीसी जूस बना के भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप ऐश गॉड का जूस बना के ले सकते हैं, या येलो पंपकिन का जूस बना के ले सकते हैं। सो बहुत सारी हमारी वेजिटेबल्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और आप उन जूसेस का सपोर्ट, और हमारी टीम्स से आप बात करेंगे तो आपको और भी जूसेस के रेसिपीज जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। या हम, आप जिस ग्रुप में हैं वहां पे क्वेश्चन कीजिए। फेसबुक पे ओजस लाइफ रिट्रीट ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर भी बहुत सारे रेसिपीज, लोग अपने फूड, अपने डाइट, अपने जूसेस को पोस्ट करते रहते हैं, तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो कैन पार्किंसन कैन बी क्योर्ड? देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पूरी तरह से ठीक तो नहीं होती, लेकिन जो है वो 90% तक, 70% तक रिवर्स हो जाती है। यानी आप पूरी तरह से जो है उसके सिम्टम्स जो है वो वैनिश हो जाते हैं, और आप एक बेहतर जिंदगी जी पाते हैं उसी बीमारी के साथ। सो कुछ बीमारियां पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, रिवर्स हो जाती है, और कुछ बीमारियां क्योर हो जाती है। जैसे कि कैंसर, कैंसर कैन बी क्योर्ड, कॉन्स्टिपेशन कैन बी क्योर्ड। लेकिन कुछ बीमारियां जो है वो रिवर्स होती है,
और कुछ बीमारियां क्योर हो जाती है। जो बीमारियां रिवर्स होती है उनमें 90% केस में मेडिकेशन बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि इंसुलिन लोगों के बंद हो जाते हैं, डायबिटीज की मेडिसिन बंद हो जाती है, और बीमारी पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है। वो पूरी तरह से सिम्टम्स भी उसके चले जाते हैं। सो पार्किंसन जो है वो आप रिवर्स कर सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एयर एंड वाटर फास्टिंग? थैंक यू सो मच। सो एयर फास्टिंग वो है, ज्यादा इंटेंस है और उसके बेनिफिट्स ज्यादा है, लेकिन आपकी बॉडी को आपको धीरे धीरे ट्रेन करना होगा। और आप लोग सिर्फ आपके बॉडी के सपोर्ट से फास्टिंग करेंगे, किसी भी प्रकार से टॉर्चर मोड पे अगर आपका बॉडी सपोर्ट नहीं करता तो आप फास्टिंग को तुरंत डिसकंटिन्यू करेंगे। यानी अगर आपको चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस होने लगता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा अनबियरेबल कोई सिम्टम्स आते हैं, या आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो आप इमिडिएटली जो है फास्टिंग को पॉज करेंगे, स्टॉप करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, रोक देंगे। 7 दिन फास्टिंग के ऊपर हम अलग से एक जूम करेंगे, और उसमें हम केवल 7 दिनों के उपवास के बारे में बात करेंगे। आज हमने मोटा मोटी अलग अलग फास्टिंग पे थोड़ी थोड़ी बातें कर दी है। 7 दिनों के फास्टिंग के लिए एक बार हम लोग फिर से मिलेंगे और उस पे हम बात करेंगे। उसका टाइटल आप पढ़ सकते हैं, ग्रुप में हम डाल देंगे, 7 डेज फास्टिंग, और उसी पे हम डिटेल में बात करेंगे। ये सब कुछ एक में कंप्लीट नहीं हो सकता, और 7 दिन के फास्टिंग में बहुत ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती है। लेकिन एक दिन के फास्टिंग के लिए या इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार की सावधानी की जरूरत नहीं है। बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। कई लोग 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं, थाली भर के, थाली भर के खाना खाया, और फिर 24 घंटे का उपवास, और फिर से थाली भर के खाना खाया। सो उसमें कोई भी सावधानी की जरूरत नहीं होती। आप किसी भी तरीके से उस उपवास को, एक दिन के उपवास को या 36 घंटे के उपवास को आसानी से कर सकते हैं। राइट। सो 7 डेज फास्टिंग में हम एक बार और बात करेंगे। एयर फास्टिंग और वाटर फास्टिंग में डिफरेंस ये है कि एयर फास्टिंग में बहुत जल्दी क्रेविंग्स क्लोज हो जाती है। ऑटोफजी जो तीसरे दिन स्टार्ट होती है, वाटर फास्टिंग में तीसरे चौथे दिन स्टार्ट होती है, वो ऑटोफजी सेकेंड डे को स्टार्ट हो जाती है जब आप एयर फास्टिंग मोड पे रहते हैं। सो एयर फास्टिंग ज्यादा सुपीरियर है, बट आपका बॉडी सपोर्ट करे तब। अगर आपको बॉडी अलाउ करती है, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन है, तो आप एयर फास्टिंग वहां तक कंटिन्यू कर सकते हैं जहां तक आपका बॉडी अलाउ करे। और मुझे लगता है कि 24 घंटे एयर फास्टिंग करने में या 36 घंटे एयर फास्टिंग करने में कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिमेंबर वन थिंग, फास्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आज रात को, आज आप लोगों ने मुझे सुना है, आज सोने से पहले आप अपने माइंड को कमांड दे दीजिए, पूरी जिंदगी मैंने खाना खाने का एक्सपीरियंस लिया है, कल का एक दिन मुझे भूखे रहने का, हंग्री, मुझे कल का एक दिन स्टारवेशन का, भूखे रहने का एक्सपीरियंस लेना है। तो दुनिया की कोई ताकत आपको ये एक्सपीरियंस लेने से रोक नहीं सकती। बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से कल का एक दिन आप उपवास कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ आपको अपने माइंड को ये कमांड देना है, और आप आसानी से कल उपवास कर पाएंगे। एक दिन के उपवास में पानी पीने से, सुबह सुबह पानी पीने से जो है आपका लीवर एक्टिवेशन हो जाता है और आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक दिन का उपवास आप आसानी से कंप्लीट कर ले, तो मैं यही सुझाव दूंगा कि जब तक हो पाए तब तक पानी ना पिए, एयर फास्टिंग कीजिए। बड़ी आसानी से 24 घंटा, आसान एकदम इजी गेम में उपवास करना। अभी रिसेंटली एक 9 साल का बच्चा था कैंप में, और उसने 71 आवर्स का, 71 घंटे का एयर फास्टिंग कंप्लीट किया। मुझे सुनने के बाद 9 साल का बच्चा 71 घंटे का उपवास कर लेता है, एयर फास्टिंग कर लेता है बड़ी आसानी से। और जैसे जैसे आपका फास्टिंग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका फास्टिंग जो है, आपका इंस्पिरेशन भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा, और आपका फास्टिंग जो है वो ग्रेजुअली इजी होता चला जाएगा कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन मैं आप लोगों से यही सुझाव दूंगा, बिना सपोर्ट सिस्टम के आप लॉन्ग फास्टिंग नहीं करेंगे। अगर हाँ,
आपका, आप जैन कम्युनिटी से है तो आप कर सकते हैं, या फिर आपके कोई दोस्त है, फ्रेंड है जो जैन है, तो आप उनका सपोर्ट लेकर फिर लंबे फास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अकेले फास्टिंग नहीं करेंगे, आपके घर वाले डर जाएंगे आपको देकर, और हो सकता है कि वो आपका सपोर्ट ना करे, राइट एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो आप अच्छे से फास्टिंग नहीं कर पाएंगे, और उसमें कोई समस्या आती है, ब्रेकडाउन होती है, तो आपके सभी घर वाले जो है वो जो है फियर में आ जाएंगे, चिंता में आ जाएंगे। सो यही कहूंगा कि एयर फास्टिंग सुपीरियर है, और एक दिन का अगर फास्टिंग करना हो तो एयर फास्टिंग कीजिए, बहुत आसान होगा, कोई क्रेविंग्स नहीं होंगे खाने पीने की, कोई इच्छा नहीं होगी, और आप स्ट्रांगली 24 घंटे का फास्टिंग जो है बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर पानी पियेंगे सुबह उठ के तो लीवर एक्टिवेशन हो जाएगा, और 2-3 घंटे में भूख लगनी शुरू हो जाएगी, बार बार भूख लगती रहेगी, और फिर आप 24 घंटे का उपवास भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो अलग अलग कौन से जूसर के बारे में, जूसर आप कोई भी यूज कीजिए, आपके पास जो भी सुविधा है ये सब आप उसके हिसाब से जूस बना सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा लंबा डिफरेंस नहीं है, सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आप चाहे आपके पास जो भी जूसर है अपने घर में वो इस्तेमाल कीजिए, या मिक्सर में भी आप पीस कर उसे छान कर आप जूस बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई जूसर ना हो तो। मेरी एज 63 है। फास्टिंग कर सकते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई कीजिए। हमारे फास्टिंग कैंप में 8 साल 9 साल के बच्चों से लेकर 85 86 तक के लोग आ चुके हैं, और वो भी लोग 7 7 दिन के फास्टिंग कंप्लीट कर चुके हैं सक्सेसफुली। 86 के, रिसेंटली हमारे बैच में 86 के हस्बैंड और 81 के वाइफ उनके साथ थे, दोनों लोगों ने 7 डेज का फास्टिंग कंप्लीट किया। और ऐसे एक नहीं, अनेकों बार होता है, 70 75 के तो कई लोग आते हैं फास्टिंग कैंप में और फास्टिंग कंप्लीट करते हैं। आपकी एज तो सिर्फ 63 है, तो आप तो फास्टिंग कर ही सकते हैं, राइट। सो बहुत सारे लोगों ने फास्टिंग के दरमियान एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या, वेरी गुड क्वेश्चन। फास्टिंग के दरमियान आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपका बॉडी आपको बताएगा, मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपका बॉडी आपको एनर्जी आपकी अलाउ करे, फास्टिंग में 2-3 दिनों तक एनर्जी बढ़ती जाती है। आप देखेंगे सब अलग अलग होता है, सबका बॉडी अलग है। तो किसी को 2 दिन तक एनर्जी हाई होती जाती है, किसी को 3 दिनों तक, किसी को 4 दिन, और फिर सडनली कमजोरी आती है। किसी को फास्टिंग के डे 1 को डिटॉक्स स्टार्ट होता है और वीकनेस आ जाती है। जब वीकनेस आएगा तो बहुत डीप डिटॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। बिना वीकनेस के डिटॉक्स नहीं हो सकता फास्टिंग में। सो वीकनेस तो आएगा, लेकिन जब तक वीकनेस नहीं आता तब तक आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे वीकनेस आ जाए तो आपको ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, एक्टिविटीज को, सारी एक्टिविटीज को मिनिमाइज कर देना चाहिए, और आप 14 14 15 15 घंटे तक सोते रहेंगे। जब वीकनेस आ जाएगा बहुत अच्छी नींद आएगी आपको उस समय फास्टिंग में। लेकिन एक दिन के फास्टिंग में, 1 डे के फास्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1 डे के फास्टिंग में 99% लोगों को वीकनेस भी नहीं आती है। मुझे भी थैंक यू सो मच, वीरेंद्र जी ने भी शेयर किया है, मुझे भी ब्लैक स्टोन निकले थे, 7 के 7 दिन तक निकला है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सर जी, हाउ टू इंक्रीज B12। जब आप फास्टिंग करेंगे तो आपको हेमोग्लोबिन भी इम्प्रूव होगा, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका हेमोग्लोबिन भी इम्प्रूव होगा, और धीरे धीरे आपका B12 भी इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ B12 को इम्प्रूव करने के लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, इसके बारे में मैंने कल के लेक्चर्स में बात की है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, और उसमें आप मेरे सेशन को सुन सकते हैं। सो B12 के बारे में अलग से भी एक बार हम वीडियो बना लेंगे और उसकी डिटेलिंग कर लेंगे। सर मैं नाइट में ड्यूटी करता हूँ तो क्या करूँ। वीरेंद्र जी, आप नाइट ड्यूटी करते हैं तब भी आप फास्टिंग तो कर सकते हैं। आप देखिए, आपकी ड्यूटी के अनुसार आपको आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि आप कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे। कैन वी टेक इसबगुल और सीना डेली। हाँ, इसबगोल अगर आप लेते हैं तो ले सकते हैं। मेरा तो मानना यह है कि एक प्लेट भर के सैलेड खा लीजिए, तो वो इसबगोल का काम कर लेगा। आपको बहुत ज़्यादा फाइबर भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो है आप बहुत अच्छे जो है न्यूट्रिशन भी आपको सैलेड के जरिए आपकी बॉडी को मिल जाएगा।
Sir, I'm a bit confused about weekly and monthly fasting. Will weekly fasting of 24 or uh, 36 hours count एज मंथली फास्टिंग? देखिए, ये सब कुछ प्योरली आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शुरुआत 24 घंटे से कीजिए, ग्रेजुअली बॉडी को और ज्यादा ऊपर के लेवल पे लेके जाइए, 36 आवर्स पे लेके जाइए। तो आप चाहे वीकली फास्टिंग करें या मंथली फास्टिंग करें, दोनों में आप 24 घंटे की शुरुआत करिए। और 24 घंटे का एक अच्छी शुरुआत है। और 24 घंटे के बाद जो है, आप 2-4 बार ये 24 घंटे के उपवास करने के बाद फिर आप कोशिश करिए, अगर आप स्ट्रेच कर सकते हैं, कंफर्टेबल है, तो आप 36 घंटा। फिर एक रात की तो बात रह जाती है, आप सो गए और सुबह हो जाएगी, तो बड़ा आसान होगा 24 से 36 घंटे भी लेकर जाना। सो ये सारा माइंड गेम है, रिमेम्बर। और आप आपके ऊपर निर्भर करता है, आप वीकली फास्टिंग हो या मंथली फास्टिंग हो, दोनों में ही आप जो है 36 या 24 घंटे का उपवास कर सकते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन क्लास। ओके। सो फास्टिंग को लेकर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने फास्टिंग किया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाने वाला है, तो उसमें भी लोगों के कमेंट्स आएंगे। आप वहां से ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कल या परसों में हम ये वीडियो ओजस लाइफ की चैनल पे डाल देंगे। आज का ये सेशन जो है वो ओजस लाइफ की चैनल पे हम अपलोड कर देंगे, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने शेयर कर दिया है। एंड मोटा मोटी बहुत सारे सवाल हमने एड्रेस किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे सवाल लोगों ने ग्रुप में। थैंक यू, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। इंटरमीडियंट फास्टिंग जो है, फैटी लिवर, जी बिल्कुल। इंटरमीडियंट फास्टिंग अगर आप लंबे समय तक करेंगे तो आप फैटी लिवर को भी रिवर्स कर सकते हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग से। फैटी लिवर के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को मिनिमाइज करना चाहिए, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। और थायराइड और बीपी की टैबलेट कैसे लेनी है? फास्टिंग 24 घंटे के फास्टिंग में आप 24 घंटे के लिए मेडिसिन को विराम दे सकते हैं, और फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं अपने मेडिसिन को। 4 स्टेज कैंसर है उनको, अगर 4 स्टेज कैंसर है तो उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। देवांग भाई का नंबर ग्रुप में पोस्ट हुआ है, उनका नंबर स्टोर कर लीजिए और उनको आप कॉल करके बात कर सकते हैं, राइट। कुछ केसेस में, क्रिटिकल केसेस में जो है सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। तो कैंसर वाले व्यक्ति जो है, प्लीज आप एक बार कंसल्ट कीजिए हमारी टीम से, उसके बाद आगे बढ़िए। वात प्रकृति वाले रॉ डाइट खा सकते हैं क्या? ड्राइनेस बढ़ेगी क्या? बिकॉज आयुर्वेद रॉ वात प्रकृति को बिल्कुल। देखिए, वात प्रकृति वाले भी जो है रॉ डाइट खा सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो आप त्रिफला का सहारा ले लेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसी फाइबर से आपके आंतों की सफाई होनी शुरू हो जाएगी, और आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। तो वात प्रकृति वाले भी जो है वो रॉ डाइट खा सकते हैं, लेकिन आपको इनिशियली कुछ दिनों के लिए त्रिफला का सहारा ले लेना चाहिए। चलिए, मोटा मोटी सारे सवाल एड्रेस हो चुके हैं, और आज का समय भी जो है वो समापन पे आ चुका है। एक टेस्टिमोनियल मैं चाहूंगा कि ममता जी अपना शेयर करें फास्टिंग का एक्सपीरियंस, और छोटे में, ताकि आपका फास्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने क्या नज़ारे वहाँ पर देखे आपके फास्टिंग कैंप के दरमियान। तो फास्टिंग के बारे में आप इनको बातें ज़रूर शेयर कीजिए। और आप लोग जो है, ममता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। Thank you, sir. I'm here back. Okay. So coming to fasting, my experience is that I was introduced to OJS. Say about 8 months back, I was introduced to OJS, and my first camp, I did a 5 night, 6 day camp in the month of April, probably, yeah, in the month of April, and where we heard sir's lectures with same kind of slides and everything, and it was so making so much of sense basically. And I thought, and I was very overweight at that time. I was 141 kgs, and my life had become bad to worse. Like I had all multiple problems coming in. I was my BP was 195 by 140. I was detected pre-diabetic, varicose veins,
नी प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, जो जोड़ों का दर्द होता है, इतना भयंकर वाला जोड़ों का दर्द, और हेयर फॉल, ट्रेमेंडस हेयर फॉल, और सिडेंट्री लाइफ, चलने में प्रॉब्लम, उठने में प्रॉब्लम, बैठने में प्रॉब्लम। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने मुझे ये भी बोल दिया था कि अब आपको बायोट्रिक सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेरे डैड को 32 साल बेड पे देखा है। 32 years ही वॉज बेड रिडन। सेम प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम। जब उनका बाईपास भी नहीं हो सकता था, डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स, बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ बॉम्बे हैड गिवन अप, कंप्लीटली गिवन अप। तो बचपन से पापा को बेड पे देखा है, बहुत फियर था, बहुत डर था कि मेरी लाइफ भी वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं अब वो हेरिडेटरी होता है कि नहीं, पर मैं मोटा, मेरे डैड भी फैट थे, तो मैं भी, मुझे लगता था मैं फैट हूँ, मेरा कभी वेट लॉस होगा ही नहीं। एट द एज ऑफ 49 वेट लॉस होगा ही नहीं मेरा। But my daughter-in-law's mother, she introduced me to OJIS. And once I came to OJIS Live, I heard Atul sir's lectures. He spoke about fasting and, और फिर वो 5 days में ये होता नहीं है 7 days वाला फास्टिंग, वो 1 day फास्टिंग होती है वहां पे। बट या आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड, आई केम टू नो आप समथिंग एकदम न्यू, मुझे कुछ नया पता चला। क्योंकि मैंने मतलब इतनी डाइट्स कर ली, इतने जिम कर लिए, सब कुछ कर लिया, लैक्स ऑफ रुपीज मैंने इसमें डाल दिया कि मैं कैसे पतली हो जाऊं, कैसे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मतलब बहुत डर था मुझे कि अरे मेरी सेम मेरे पापा की से मेरी लाइफ हो जाएगी, मेरे बच्चे परेशान थे। कि बच्चे परेशान नहीं होते, बट एंड में हम डिपेंडेंट हो जाते हैं तो परेशान होते ही हैं सब लोग। हम तो होते ही हैं, हमारे लोग भी परेशान होते हैं, आसपास वाले। बहुत डरी हुई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सर गिव मी अ लाइट पाथ ऑफ माई लाइफ, मतलब ये मुझे राह मिल गई। मैं बैक टू बैक वहां तो जो मैंने किया ही, सर ने हमें फास्टिंग कैंप्स के बारे में बताया, ब्लैक डाम्बर के बारे में, जैसे अभी आप सबको बता रहे हैं, सेम थिंग्स हमको बताई गई। एंड आई केम बैक फॉर द फास्टिंग कैंप इमीडिएट आफ्टर 7 days। मैंने कहा सर मुझे आप एनरोल करिए। बोले जगह नहीं है, जगह नहीं है। मैंने कहा सर कुछ भी करिए, मेरे बायोट्रिक सर्जरी मुझे अवॉइड करनी है, मुझे एनरोल करिए किसी भी तरह। कैसे भी सर ने एडजस्ट करके मुझे एनरोल किया। हम लोग आए, हम लोगों ने, मेरे साथ मेरी और 3 फ्रेंड्स भी थी, तो हम लोग थे वहां पे। 12 days फास्टिंग कैंप, फोर्थ डे से, थर्ड डे से या फोर्थ डे से हम लोग फास्टिंग शुरू कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ आवर शेड्यूल्स आर। तो मैंने किया किया किया। थर्ड डे मुझे इतनी मरोड़े पेट में, इतनी मरोड़े पेट में, वो भी रात के 2:30 बजे, 2:30 in the night, and I was so